हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक नाथन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न विथ लीगल है, जहाँ पे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते हैं बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1000 सेकेंड्स। और आज का टॉपिक है टेक्निकल रिसेशन, जिसमें इंडिया हैज गॉन इनटू। सो व्हाट वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो, वी आर गोना कवर द रीसेंट न्यूज़ as we always do, then what is GDP, what is real GDP, where has RBI mentioned technical recession, what is recessionary phase, what is recession, what is technical recession, what is the latest NSO data, so what next, and then we'll have a quick summary. So देखिए, ये जो वीडियो है, it will be related totally on to economics. So for those people who are uninitiated with economics, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि I can explain so that I can explain it in an easier way. So इसलिए I will take the help of examples and some fun and humor things. So just bear with me, right? So let the timing begin. So recent news ये है कि Indian economy has contracted by 7.5% in Q2, यानी कि second quarter, and it has entered the first ever technical recession, right? So हम लोग देख लेते हैं first and foremost what is GDP. देखिए, definition की बात करें, it is the final value of the goods and services produced within the geographic boundaries of a country during a specified period of time, normally a year. Now आप समझ पा रहे हैं, इंडिया की जियोग्राफिक बाउंड्री है, उसके अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसका वैल्यूएशन विद इन अ ईयर क्या है, उसको बोला जाता है जीडीपी। और इसको कैलकुलेट करने वाला कौन रहता है? इंडिया का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि सीएसओ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पिक्टोरली। इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री में कुछ भी प्रोड्यूस होता है, चाहे वो पिन हो या पेन हो या प्लेन हो, ऑल द गुड्स will be valued, and फिर उसके बाद सारी जो सर्विसेज हैं, चाहे वो स्वीपिंग हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इन सब को मिला जुला के जो वैल्यू मिलता है उसको बोला जाता है दैट इज जीडीपी। और ये कैलकुलेट करने वाला कौन है? ये कैलकुलेट करने वाला है सीएसओ, विच कम्स अंडर मॉस्पी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के दो विंग्स हैं, जैसे हमने बताया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो स्टैटिस्टिक्स विंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, वी आर गोना गेट कंसर्न्ड ओनली विद द स्टैटिस्टिक्स विंग, जिसके अंडर आता है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सो उसके अंडर आते हैं दो और विंग्स, जो है सीएसओ एंड एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो सीएसओ जो है वो कैलकुलेट करता है जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज रियल जीडीपी। जीडीपी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज नॉमिनल जीडीपी एंड द अदर इज रियल जीडीपी, बट द मेन थिंग इज रियल जीडीपी. Let's understand this with an example. For example, think this is the year, financial year 2011-2012. Now, मैंने 2011-12 का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? बिकॉज दिस इज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडियाज जीडीपी। बेस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, वी आर गोना अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. नाउ लेट अस गो इनटू अ सिनेरियो जहाँ पे देयर इज अ कंट्री, आई थिंक इंडिया, लेट अस टेक इंडिया। इंडिया 2011-12 में सिर्फ कार्स ही प्रोड्यूस किया है, और सिर्फ उन्होंने 5 कार्स बनाया है, 1 2 3 4 5। एक एक कार का कॉस्ट है ₹100. नाउ देयर इज अ इमेजिनेटिव थिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन एन ईजी वे, राइट? ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता। सो सिर्फ 5 कार्स बने हैं, एक एक कार्स का कॉस्ट है ₹100. So the GDP will be ₹500. That is the GDP for the year 2011-20. Now let us go into the next year, यानी कि 2012-13. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ज्यादा कार्स बने हैं, यानी कि 6 कार्स बने हैं. So we can calculate the total GDP of the year 2012-13 is ₹600. यानी कि there has been an increase of ₹100 in the year 2012-13. इसको बोला जाता है जीडीपी एक्सपैंड होना, यानी कि एक्सपेंशनरी फेज, एक यहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हुए हैं। एंड जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है? 100 डिवाइडेड बाय 500
into 100, so that will be 20% GDP growth यहाँ पे हुआ है. This is how it is all calculated. Next हम लोग देखेंगे to the year, we will go to the year 2013-14. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6 कार्स प्रोड्यूस करना तो दूर की बात, 5 भी नहीं हुए. Only 4 cars have been produced and we can calculate the total GDP to be rupees 400, which is lower than 500. अब हम 500 को ही क्यों मान रहे हैं? बिकॉज 2011-12 इज द बेस ईयर. हम लोग किसी भी साल का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे टू दी बेस ईयर, यानी कि 2011-12. तो यहाँ पे 100 रुपीज का क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीडीपी. सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फेज. कॉन्ट्रैक्शनरी फेज में है ये जीडीपी, कम हो रहा है यहाँ पे जीडीपी. और जीडीपी ग्रोथ जो है इट इज -20%. जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब हम चलते हैं टू द ईयर 2014-15. यहां पे हम लोग फिर से देख रहे हैं 5 कार्स बने हैं. बट यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कार्स बने हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ₹100, यहां पे एक एक कार का कॉस्ट है ₹110. ये हो सकता है कि वहां पे जो कार बनाने के रॉ मटेरियल्स हैं उसका दाम बढ़ गया है, तो लोगों को ज़्यादा, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं कार प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कार का कॉस्ट रखा है ₹110. तो टोटल जीडीपी कितना है 2014-15 का? ₹550. So we can clearly say कि ₹50 बड़ा है एज कंपेयर टू द बेस ईयर. बट क्या ये सच में बड़ा है? नहीं, प्रोडक्शन तो उतना ही है, 5 कार्स ही है. सो एक इन्फ्लेशन के वजह से एक इकोनॉमिक बबल बन गया है जिसके वजह से लग रहा है कि इकोनॉमी बड़ा है, बट एक्चुअली में नहीं, आउटपुट बड़ा नहीं है. राइट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसके लिए एक डिफ्लेटर लगाना पड़ता है. जीडीपी डिफ्लेटर इसको बोला जाता है. नाउ जीडीपी डिफ्लेटर, इसे कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जैसे ₹550 है, सो ₹550 डिवाइडेड बाय ₹500 एंड दैट विल बी 1.1. ये जो 1.1 है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. ये जो आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है विच इज मोर देन 1, ये यहां से समझ में आता है. जीडीपी डिफ्लेटर इज मोर देन 1, यानी कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है. और इसे कौन कैलकुलेट करता है? इसे सीएसओ कैलकुलेट करता है. जैसे कि हमने देखा, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ. जीडीपी डिफ्लेटर भी कौन कैलकुलेट करता है? सीएसओ. दे स्टडी द मार्केट. वहां पे वो लोग देखते हैं रिसेशन है कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है कि इन्फ्लेशन है, और उसके हिसाब से दे कम आउट विद द जीडीपी डिफ्लेटर. और ये जो पूरे साल में ये लोग इन्होंने कैलकुलेट किया कि ₹550 वर्थ ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, इसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी. यानी कि यहां पे सिर्फ हम लोग प्राइसेस देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं. बट इसको जैसे ही हम लोग नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर देते हैं विथ डिफ्लेटर, तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो है रियल जीडीपी. यानी कि आप सोच लीजिए, ये तो हमने जैसे एक बैक कैलकुलेशन किया, हमने बाद में डिफ्लेटर निकाला. अब एक आप सोच लीजिए कि सीएसओ ने बताया कि इस बार का नॉमिनल जीडीपी ₹550 है, और इस बार बाजार में जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से हम लोग डिफ्लेटर 1.1 रख रहे हैं. तो फिर रियल जीडीपी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल जीडीपी यानी कि ₹550 डिवाइडेड बाय 1.1, यानी कि रियल जीडीपी इज ₹500. यानी कि ना ही जीडीपी 2011-12 के कंपैरिजन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना ही एक्सपैंड हुआ. इट्स देयर, इट्स द सेम थिंग. राइट. तो ऐसे कैलकुलेट होता है रियल जीडीपी. रियल जीडीपी में प्राइसेस प्लस इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है. अब ये प्राइसेस कैसे बढ़ा, कैसे कम हुआ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, दैट कैन बी अ टॉपिक फॉर सम अनदर वीडियो. सो आई एम गोना स्किप दैट पार्ट. आई एम गोना मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टेक्निकल रिसेशन. सो ये आरबीआई ने कहां पे मेंशन किया कि ये टेक्निकल रिसेशन कहां पे हुआ? देखिए, आरबीआई मंथली बुलेटिन पब्लिश करते हैं, नवंबर के लिए भी पब्लिश किया है, और वहां पे एक चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी. नाउ ये जो चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये आरबीआई पहले
ये करते थे पहले, जहाँ पे इकोनॉमी के सारे मैक्रो इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स है, जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ वहाँ पे वो लोग पब्लिश करते थे, क्या हाल है भैया इकोनॉमी का, राइट। सो ये पहले आरबीआई ने शुरू किया था फ्रॉम द ईयर 1947, बट इन 1995 कुछ कारणवश इसको बंद कर दिए और फिर वापस इस प्रथा को शुरू किए हैं फ्रॉम द ईयर 2020 नवंबर, राइट। और वहां पे एक चैप्टर है जिसका नाम है नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग का मतलब है कि वेरी नियर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का एक प्रेडिक्शन कि भाई कैसा है इकोनॉमी। तो वहां पे आरबीआई ने बताया कि जो सेकेंड क्वार्टर है 2020 का, इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.6%। इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.6%, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर में इट विल रिड्यूस बाय 8.6%। अब ये क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर क्या बला है, देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है, फ्रॉम 1st of April यानी कि अप्रैल फूल्स डे टू 31st March ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इसको बोला जाता है एक फाइनेंशियल ईयर। तो यानी कि 12 महीने। अब 12 महीने को क्वार्टर्स में अगर डिवाइड करें, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 3-3 महीने के एक एक क्वार्टर्स मिलेंगे। सो द फर्स्ट क्वार्टर विल बी अप्रैल, मई, जून, राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर। फिर उसके बाद सेकेंड क्वार्टर यहीं पे आप देख रहे हो जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर में आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर लास्ट क्वार्टर एक फाइनेंशियल ईयर का क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आरबीआई बता रहा है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.6%, विच इज huge, but it is not huge than how the economy has contracted in the first quarter। यानी कि 2020 के अप्रैल, मई, जून महीने में इंडिया का जो जीडीपी है इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने यह भी बताया कि ये जो पूरा साल है इंडिया का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय 9.5%, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Q1 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% था कॉन्ट्रैक्शन, पर सेकेंड क्वार्टर में 8.6% कॉन्ट्रैक्शन है। इट इज़ एक्चुअली एन इम्प्रूवमेंट, मतलब कम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, राइट। सो and that is how India has entered into a phase of technical recession for the first time in history। अब वी आर कमिंग टू रिसेशन। रिसेशन 3 तरीके के हो सकते हैं, रिसेशनरी फेज, रिसेशन एंड टेक्निकल रिसेशन। सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज रिसेशनरी फेज। हम लोग फिर से वही एग्जांपल में लेते हैं, बट इंस्टेड ऑफ ए ईयर लेट अस टेक Q1। किसी एक साल का Q1 में जो 5 कार्स बनाए गए हैं, सो इंडियाज जीडीपी विल बी ₹500। सेकेंड क्वार्टर में चलते हैं, सेकेंड क्वार्टर में 6 कार्स बने हैं, सो द जीडीपी इज ₹600, यानी कि दिस इज एन एक्सपेंशनरी फेज। यहाँ पे कोई रिसेशन नहीं है, कोई जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बट इन थर्ड क्वार्टर वी आर सेइंग दैट द जीडीपी हैज कॉन्ट्रैक्टेड, सिर्फ 4 कार्स ही बन पाए हैं। ये जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो टाइम पीरियड है, उसको बोला जाता है रिसेशनरी फेज। ना यहां पे आप देखिए जीडीपी हैज एक्सपैंडेड एंड देन इट हैज कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये जो एक्सपैंड होना फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, इसको एक बिजनेस साइकिल भी बोला जाता है। अब यहां पे हम लोग फिर से एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इंडिया का जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट देखते हैं 1951 से 2020 तक। लेट अस सी दिस। यहां पे आप देखिए फॉर एग्जांपल यहां से एक बिजनेस साइकिल शुरू हुआ है, यहाँ पे देयर हैज़ बिन एन एक्सपेंशन और यहाँ पे देयर हैज़ बिन एन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे जाके वापस नॉर्मल पे आया है। So from the year 1962 to 1967 we can see there has been a fulfilling of business cycle। मतलब एक एक्सपैंड हुआ और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वापस नॉर्मलिटी पे आया, उसको बोला जाता है एक बिजनेस साइकिल। अब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई 1 ईयर से लेके एक डिकेड तक हो सकता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज रिसेशन। रिसेशनरी फेज हमने देख लिया, अगर वो रिसेशनरी फेज लंबे टाइम तक चलता है तो उसको बोला जाता है रिसेशन। बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन कि ये जो टाइम है लॉन्ग इनफ,
अब ये क्या है, दिस इज वेरी आर्बिट्ररी, कोई देयर इज नो फिक्स्ड टाइमिंग फॉर दिस। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो कि अमेरिका में है, उन्होंने बताया है कि ये एक्चुअली देखा जाता है कि ये रिसेशन कितना डीप है, हाउ मच डीप इज दिस, जीडीपी कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कितने सेक्टर्स में हो रहा है। एजुकेशन में भी हो रहा है, कार ऑटोमोबाइल्स में भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया है। अगर इतना सब कुछ हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स में हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं दिस रिसेशनरी फेज इज नाउ अ प्रॉपर रिसेशन। जैसे अमेरिका में अभी लॉकडाउन हुआ तो अमेरिका के इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स बैठ गए थे, सारे सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। तो 1-2 महीने में ही अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि वी आर नाउ इन रिसेशन। तो ये जो रिसेशन है इट कैन लास्ट फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मोर देन अ ईयर, इसका कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं है और हम बोल भी नहीं सकते कि भाई 4 महीने तक रिसेशनरी फेज रहा तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ रिसेशन। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हाउ डीप इज दिस रिसेशन, राइट। उसके बाद हम लोग बताते हैं कि यस दिस इज नाउ अ रिसेशन। नाउ लेट अस कम टू द थिंग टेक्निकल रिसेशन। देखिए टेक्निकल रिसेशन बहुत इजी है, समझना कोई वो नहीं है। हमने देखा था क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो अगर दोनों कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में रिसेशन होता है तो उसको बोला जाता है द कंट्री हैज गॉन इनटू अ टेक्निकल रिसेशन। 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर डिक्लाइन इन आउटपुट रहता है उसको बोला जाता है टेक्निकल रिसेशन। और इंडिया में जैसे हमने देखा था क्वार्टर 1 में 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और क्वार्टर 2 में आरबीआई ने बोला द इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.6%, यानी कि दोनों क्वार्टर्स में कंसेक्यूटिवली ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए बोला गया कि इंडिया हैज नाउ एंटर्ड टेक्निकल रिसेशन एंड बूम, इट्स एज इजी एज दैट। और कोई कुछ नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दैट इज टेक्निकल रिसेशन। नाउ एनएसओ डेटा देखिए, ये जो 8.6% है ये तो आरबीआई ने बताया, पर हम लोग रिकॉर्ड बुक्स में मेंटेन करते हैं द एनएसओ डेटा। एनएसओ ने क्या बोला है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने क्या बोला है कि विथ लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन स्टिल प्रिवेलिंग, इंडिया एंटर्ड इनटू एन अनप्रेसिडेंटेड टेक्निकल रिसेशन विथ इट्स इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टिंग 7.5%। यानी कि एनएसओ एक्चुअली बता रहे हैं कि जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीडीपी दैट इज 7.5%, नॉट 8.6%। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना पैरामीटर्स रहता है, बट फॉर रिकॉर्ड बुक्स वी एक्चुअली गेट कंसर्न्ड विथ वट एवर एनएसओ इज सेइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिकली उन्होंने बताया है कि जैसे यहाँ पे 23.9% हुआ था, यहाँ पे 7.5% है सेकेंड क्वार्टर में। नाउ कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटीज़ हैं। एग्रीकल्चर जैसे क्वार्टर 1 में इट वाज द ओनली सेक्टर टू रिकॉर्ड ग्रोथ, इस बार काफ़ी अच्छा पेस लिया है 3.4%। दीज आर ऑब्जर्वेशंस। फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो बड़ा है, राइट। जो पिछले क्वार्टर में 39.3% क्रैश हो गया था, इस बार 0.6%, जो कि बहुत ही कम ग्रोथ है, बट स्टिल इट इज़ अ ग्रोथ, राइट। Electricity, gas, water supply, other facilities has recorded some growth, right? 7% contraction हुआ था the quarter 1 में, but बाकी जो sectors है it's quite bleak, but still it is better than what it was in the first quarter. So what next? देखिए ये तो इंडिया के लिए एक बहुत रेयर सी चीज़ है टेक्निकल रिसेशन में जाना। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज गॉन इनटू टेक्निकल रिसेशन, राइट। सो इट्स अ वेरी रेयर टेरिटरी दैट इंडिया इज फाइंडिंग इटसेल्फ इनटू। नाउ ऑब्वियसली दीज आर टफ टाइम्स एंड टू फाइट दीज ऑफ विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ माइंड बेंडिंग policies by the government and the RBI to take India out of all these things. But still India is seeing some light out of the tunnel. हमने जैसे देखा 29.3% contraction था in first quarter, फिर उसके बाद we have gone into 7.5%. That is quite a good thing. So यहाँ पे इंडिया का पहले से ही जो इकोनॉमी था वो खराब हालत में थे। इंडिया was already in a slowdown. What is slowdown? देखिए
स्लो डाउन का मतलब फॉर एग्जांपल आप सोच लीजिए 2011 में इंडियाज जीडीपी जो है इट वाज ग्रोइंग एट 8%, फिर 2012 में इट ग्रू एट 6%, 2013 में इट ग्रू एट 5%। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है, इसको बोला जाता है स्लो डाउन। द रिडक्शन इन जीडीपी ग्रोथ रेट इज कॉल्ड अ स्लो डाउन। तो इंडिया ऑलरेडी स्लो डाउन में था आफ्टर द डिमोनेटाइजेशन एंड मेनी अदर थिंग्स, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इट वाज इन स्लो डाउन। और जैसे ही ये कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से इंडिया हैज गॉन इनटू रिसेशन एंड देन अ टेक्निकल रिसेशन। अब देखना है कि इंडिया रिसेशनरी फेज से ये रिसेशन में जाता है कि नहीं। लेट अस वेट एंड वॉच। सो क्विक समरी हम लोग देख लेते हैं। इंडिया हैज गॉन इनटू टेक्निकल रिसेशन। आरबीआई ने बताया है कि जैसे फर्स्ट क्वार्टर में भी 23.9% ये जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्वार्टर 2 में भी आरबीआई ने कहा 8.6% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जीडीपी, तो इसलिए बोला गया कि इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ फेज ऑफ टेक्निकल रिसेशन। पर एनएसओ ने बताया कि क्वार्टर 2 जो है इट इज 7.5%, यानी कि इट्स बेटर दैन द प्रोजेक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने ये भी बताया कि ये जो पूरे साल है, यानी कि ये चारों क्वार्टर्स को अगर देखा जाए, आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि ये जो पूरा साल है इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5%। राइट। सो व्हाट वी आर सेइंग कि जैसे क्वार्टर 1 में बहुत ख़राब हालत था, क्वार्टर 2 में ठीक हुआ है। So we can predict that there is some light at the end of the tunnel and things might get better. So here's hoping that things will get better in the future. Now it's a story, it's continuously in development. हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे. So if there is any update regarding this economy, I'll make sure that I reach them to you. So that's it from me in this very video. I'll see you in the next one. Till then, bye bye and all the very best. Thank you.